वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संविधान की श्रेणी को बढ़ाते हुए संविधान के स्रोत और अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी ने जानना होगा कि संविधान क्या क्या है, कैसे इसका इतिहास रहा है, कैसे बना है, ये हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम देखते हैं संविधान की अनुसूची और उसके स्रोत। तो संविधान को क्या किया गया, बहुत सारे अनुसूचियों में डिवाइड कर दिया गया, काट काट के बहुत सारे उसके भाग बना दिए गए और उसी में से फिर स्रोत भी है। तो भारतीय संविधान जो है पूरे 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय इसको लगा था बनाने में। हमने पिछले क्लास में देखा था। इतने वर्षों तक 2 साल 11 महीने, लगभग हम माने तो 3 वर्ष का समय, 3 वर्षों तक भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो उसे बना रहे थे और उनके अन्य सदस्य टोटल 7 लोग। तो ये पूरे के पूरे ये जो स्रोत हैं, संविधान के स्रोत हैं, इनके बारे में देखते हैं। ठीक, तो स्रोत हैं, उनको उन्होंने पूरा सर्च किया, खोजा, सभी संविधान को पढ़ा, उसके बाद उससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो निकाल के लाए। वो क्या क्या बातें थी जो अनुसूचियों में थी। सभी को पता है हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, पिछले क्लास में हमने देखा था। ठीक, तो इन अनुसूचियों में हम देखते हैं कि कौन से विषय जोड़े गए हैं। बहुत ही साधारण सी बात है और इसे ध्यान से देखिएगा। पूरे कंप्लीटली जितने भी संविधान हैं, जो भी संविधान की चीज़ें हैं, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है ये, ध्यान से देखना इसे। तो पहला है कि जितनी भी अनुसूचियाँ हैं यहाँ मिल जाएंगी और उसके जो भी विषय रहे हैं। अनुसूची प्रथम पहली अनुसूची में जोड़ा गया। अब इसे साधारण से समझिए कि आपका देश है, तो पहले आप क्या लिखेंगे उसमें, जाहिर सी बात है देश के बारे में लिखेंगे। तो इन्होंने लिखा संघ, राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं। पूरे देश में कितने राज्य हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं। हमारा संघ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो पूरा एक भारत, उसके बारे में लिखा गया अनुसूची 1 में। ठीक, अब दूसरी बात ये आ गई कि यहाँ पे कितने हैं, जितने देश में जितने लोग हैं वो जो काम करेंगे, जो प्रधान हैं, उनके क्या हैं, भत्ते, परिलिभियां पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। तो याद रखें, पहली अनुसूची में क्या है, पूरे देश के बारे में कितने राज्य और क्या है वो प्रावधान है। दूसरी अनुसूची में क्या दिए, वेतन भत्ते, जितने जो उच्च लेवल के थे हमारे, चाहे वो अध्यक्ष की बात हो या प्रधान जो राष्ट्रपति की बात हो, ऐसे उच्च पदीय लोगों की बात, तो इनको दिया गया। अब इसे ध्यान से देखिए, इसको हम 2 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये 1 से लेकर 5 तक ये सब कहाँ के हैं, केंद्र की बात है। और उसके बाद 6 से लेकर 9 तक ये किसकी बात है, राज्य की। इन दोनों में एकदम समानताएं, कुछ अंतर नहीं है। जैसे पूरे देश का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति, उसकी बात है। उसके बाद राष्ट्रपति, ये संसद है, मान लीजिए संसद के कौन कौन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, तो तीन ही है। संसद के कितने हैं अंग, 3 अंग हैं और 2 सदन है। 3 अंग कौन कौन से हैं, एक राष्ट्रपति है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो इन तीनों के बारे में दिया हुआ है। राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उसकी बात आ गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, कैग जो होते हैं। ठीक, अब आप देखेंगे ज़्यादा लोग नहीं हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष जिसे सभापति कहते हैं और उसके उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक। राज्य में क्या है, जैसे यहाँ पे पूरे देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्यों का प्रधान क्या होता है, राज्यों का राज्यपाल। तो ये राज्यों का राज्यपाल हो गया। दूसरा, राज्य विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद, जैसे राज्यों में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है पूरे देश में जिस प्रकार से राज्यसभा होती है, दूसरी सदन जिसे उच्च सदन कहते हैं, उसी तरह राज्यों में रहती है विधान परिषद। ये विधान परिषद हर जगह नहीं मिलती,
हो सकता है आप ऐसे राज्य में रहते हो जहाँ विधान परिषद है, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको विधान परिषद नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे क्या है, विधान परिषद नहीं है। तो वैसे ही कहीं पे होता है तो उनकी बात है। राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति हो गए, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नियंत्रण महालेखा परीक्षक ये क्या है, सेंट्रल में है, यहाँ के लिए नहीं, ठीक है। इतने लोग, ये लोग हैं राज्य के और देश के, और इनका ही जो वेतन भत्ता है वो उसके बारे में दिया गया। क्यों? क्योंकि संचित निधि पर है, देश का संचित निधि, ठीक है। संचित निधि क्या होता है? देश में जो पैसे जमा होते हैं, पूरे देश का जो भी कर होता है गवर्नमेंट जमा करती है, संचित निधि में भारत देश का पैसा जमा होता है। वो समझ लीजिए आपके घर में एक मटका है जिसमें आपको पैसा ला के डालना है, निकाल नहीं सकते, सिर्फ डाल सकते हैं, ठीक है। तो वही संचित निधि। तो इन सभी, ये जितने भी लोग हैं सब संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ये याद करने का आपको एक फ़ायदा होगा कि संचित निधि में कौन कौन, किसके किसके पैसे, इनका वेतन संचित निधि से होता है, वो लोग हैं, और साथ में वेतन भत्ते की बात है, वही बात है, ठीक। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा। अब इसे आप ऐसे याद रखें, पहले क्या देश था, दूसरे में, दूसरी अनुसूची में राज्य के जो देश है उनके जितने भी वेतन भत्ते हैं, जो विशेष लोग हैं उनके, उसके बाद है उनके ही शपथ प्रणाली। तो आप ऐसे याद रखें, पहले पैसे लेंगे, अब काम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले पैसे लिए, वेतन भत्ते, और शपथ बाद में लिए, यही चलता है हर जगह, पहले पैसे तो फिर काम करेंगे। वैसे ही है, पहले पैसे ले लिए, अब शपथ लेंगे। शपथ कौन कौन ले रहे हैं? इसमें भी राज्य की तरह और केंद्र की तरह वही बात है, ये पूरा राज्य, केंद्र सरकार के लिए और ये राज्य के लिए, ठीक है। इसमें कौन? संसद के जितने मंत्री होंगे वो लेंगे शपथ, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, जितने भी सांसद चुने हुए जाते हैं आपके एरिया से, वो सभी संसद के सदस्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, जो ये लोग वहाँ पे थे वो यहाँ भी हैं, ठीक। अब राज्यों की बात है तो राज्य का मंत्री होगा, सेम वैसे ही जैसे यहाँ संसद लिखा था वैसे यहाँ पे अब राज्य लिखा होगा। राज्य मंत्री, राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी जो होते हैं, राज्य विधान मंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक। अब आते हैं चौथी अनुसूची। पहले क्या किए? पूरा देश था, फिर दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ लिए, चौथे में आते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। कौन से राज्य में कितने राज्यसभा की सीट होंगे, ये चौथी अनुसूची में दिया है, ठीक है। ये आप याद रखिए, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र जो भी हैं, वहाँ का प्रशासन और नियंत्रण, कैसे वहाँ प्रशासन होगा, क्या करना है, उनके लिए विशेष कुछ करना हो, तो ये पांचवी अनुसूची में दी गई बातें हैं, ठीक है। तो चौथी में क्या है, आप ये याद रखें, चौथी में आपको मिल जाएंगे क्या? राज्य, जो राज्यसभा है उसके सीट कितने हैं उसके आवंटन के बारे में दिया हुआ है, और पांचवे में जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। उसके बाद हम आते हैं छठवीं अनुसूची में। अब मान के चलिए बच्चा 6वीं क्लास में पहुंच गया, ठीक, तो कहाँ कहाँ घूमेगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। असम, मेघालय, असम राज्य है, उसी के जस्ट नीचे मेघालय राज्य है। वैसे ही त्रिपुरा और मिजोरम, वो वहाँ पे पूर्वी भारत का सबसे किनारा हिस्सा। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो ये जो आखिरी जो क्षेत्र है ये वाला, अगर हम भारत का नक्शा माने तो यहाँ पे असम हो गया, उसके नीचे क्या हो गया? मेघालय, ठीक, ये त्रिपुरा हो गया और ये मिजोरम, ठीक। तो ये दोनों राज्य और ये दोनों राज्य इसके लिए मिलेगा उपबंध। कौन से में? 6वीं में। ये 6वीं अनुसूची के ही वजह से यहाँ के जो निवासी है उनको एक विशेष उपबंध मिला हुआ है। और अभी हाल ही में जो एनआरसी वगैरह पर काफ़ी विवाद चल रहा था, तो वो असम में पहले ही लागू की गई थी, तो 6वीं अनुसूची के तहत वहाँ पे काम हो रहा था, ठीक। अब पूरी तरह से अब ये सिस्टम बदल चुका है, आपको नए अपडेट्स याद करने पड़ेंगे। अब अगला है 7वीं अनुसूची में क्या है? अब 7वीं अनुसूची में है कि अब ये आप ऐसे याद रखें कि अब देखो भाई, अब जो बच्चा है वो 6वीं क्लास में था,
अब वो थोड़ा सा 1 साल और आगे आ गया है, तो अब वो 7वीं क्लास में पहुंच चुका है। तो माता पिता ने कहा देखो बेटा अब तुम बड़े हो गए हो और अब तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, तुम ये करोगे, ये नहीं करोगे। उस प्रकार से 7वीं अनुसूची में जैसी है तो उसके लिए अलग अलग बांट दिया गया। क्या संघ सूची में क्या काम होंगे, राज्यों के लिए क्या काम होंगे और समवर्ती सूची के लिए क्या बातें होंगी। ठीक, इसे बांट दिया गया। तो जो संघ सूची के में भाग थे, जब मूल संविधान था तो 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हो गए, 3 विषय बढ़ गए। इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है मूल संविधान में कितना था। राज्य सूची में 66 विषय थे और जो वर्तमान में कितना हो गए, 61 विषय हो चुके हैं। वैसे ही बात समवर्ती सूची के लिए, समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब वर्तमान में कितने हो गए, 52 विषय हो चुके हैं। तो इसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो अब इसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो संघ सूची है, जो केंद्र सरकार, संघ मतलब केंद्र होता है, जो केंद्र सरकार की सूची है उसमें क्या हो रहा है कि लगातार विषयों की वृद्धि हो रही है। अब केंद्र सरकार के विषय मतलब जैसे आप देखेंगे रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, आप समझ जाएंगे उससे, तो वो किसका भी किस सूची का है, केंद्र सूची मतलब संघ सूची। ठीक, उसका विषय है। तो ऐसे विषय जिसमें राज्यों के बीच समन्वय बिठाने की आवश्यकता है तो उसे केंद्र ने अपने पास रखा है। जैसे कि रेलवे हो गया, अब क्यों रखा है इसको, अब मान के चलिए कि मुझे, मान लीजिए मैं केंद्र सरकार में हूँ, ठीक, और मुझे एक रेल बनानी है, तो रेलवे की पटरी बिछानी है, तो मैंने दिल्ली से शुरुआत की और फिर उत्तर प्रदेश की तरफ रेलवे को ले गया। अगर ये राज्य सूची का विषय होता या समवर्ती सूची का विषय होता तो इसमें तो राज्य सरकार ऑब्जेक्शन उठा देती, भाई देखो भाई आप तो दिल्ली की सरकार के हो, आप दिल्ली सरकार के हो, आप यहाँ पर क्यों पटरी बिछा रहे हो, वो भी हमारी इजाज़त के बगैर। इसीलिए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए संघ सूची बनाई गई है, जिसमें जितने भी विशेष विशेष प्रावधान है जिसमें अवरोध ना हो सरकार का, राज्य सरकार का, उसके लिए संघ सूची बनाई। उसके बाद आया राज्य सूची। ऐसे विषय जिसे राज्यों को दे देने चाहिए, आपके क्षेत्रों में बहुत सारे, जैसे कृषि वगैरह हो गए, सब राज्य सूची का विषय रहता है, आप अपने राज्य में कृषि का उत्पादन बढ़ाइए करके। समवर्ती सूची, ऐसी सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी होती है, दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन विशेष उपबंध क्या होता है, जहां पर विवाद होगा वहां पे केंद्र सूची ही मान्यता, केंद्र सूची की मान्यता ही होगी। ऐसा कहाँ देता है कि समवर्ती सूची में लिखा हुआ। तो जो समवर्ती सूची का भाग है वो 47 था, अब जाके 52 लगभग हो चुके हैं। एक समवर्ती सूची का बात बताते हैं, अभी लेटेस्ट वर्तमान में जो चल रहा है वो है शिक्षा। अभी देखेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 सरकार लेके आई है, तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का भाग है। ये अभी अवरोध भी होने वाला है। अवरोध ये होने वाला है कि शिक्षा जो नीति है वो समवर्ती सूची का भाग है, केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार ने तो निकाल दिया कि हमें ये शिक्षा में नई प्रणाली लेके आना है, लेकिन अब राज्यों के बीच अवरोध है, भाई उसका वित्त पोषण कैसे होगा, क्योंकि ये तो समवर्ती सूची का भाग है, पैसे तो हमको भी देने पड़ेंगे, हम राज्य के हैं, आपने तो निकाल दिया, अब हम क्यों देंगे पैसे भाई। तो ये इस तरह से विवाद होगा। जैसे पंजाब ने उठा लिया कि वित्त पोषण पहले होगा तभी हम इसे लागू करेंगे। आंध्र प्रदेश इस पर विवाद क्यों कर रहा है, विवाद कर रहा है कि आप बोल रहे हैं कि जो मूल भाषा है वो पढ़ा सकते हैं और एक अलग भाषा पढ़ा सकते हैं, अलग भाषा भी पढ़ानी है उसमें जो पूरे देश को सूत्र में बांधे। तो हमारे यहाँ की भाषा तो अलग है और हम तो कुछ अलग पढ़ाते थे, अब उसे आप चेंज करने बोल रहे हो। तो इस प्रकार से छोटे छोटे विवाद हो रहे, क्योंकि वो समवर्ती सूची का भाग है। तो समवर्ती सूची के जो भी विषय हैं उनमें विवाद होता है। जैसे वन है, वन को बढ़ावा देना है, केंद्र सरकार ने बोल दिया वन लगाओ और राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, कहाँ से लगाएं। तो इस प्रकार के विवाद अक्सर समवर्ती सूची में होते रहते हैं। उसके बाद आते हैं हम 8वीं अनुसूची में। इसमें क्या होता है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हमारे भारत में, वैसे मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। जिसे मान्यता नहीं मिली है उन भाषाओं को सीधा साधारण भाषा में बोली कह दी जाती है। भाषा और बोली अलग अलग चीज है, ठीक है। तो जितनी भाषाएं हैं, वैसे मूल संविधान में हमारे पास 14 भाषाएं थी, जो फिर 22 भाषाएं हो गई। वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता है। ये जो काम हुआ है वो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 इसमें किया गया।
इसमें क्या हुआ कि 14 भाषाओं को बढ़ा करके 22 कर दिया गया। उन भाषाओं को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो अन्य भाषाएं हैं वो याद कर लीजिए, जैसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, कोंकणी, मणि, नेपाली, इसे आप याद रख सकते हैं। कोंकणी, मणि और नेपाली। कितना? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक, 71वां संशोधन 1992 में संशोधित किया गया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, जो 4 है। ठीक, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब जो सन था वही अगला संविधान संशोधन का नंबर हो गया। ये पीछे का 92 था, अब ये 92 संविधान संशोधन हो गया। और हुआ कब? 2003 में। इसी में 2011 में उड़ीसा, पहले लिखते थे उड़ीसा, उसको अब ओडिशा कर दिया गया, ओडिशा। ठीक है, जैसे हम ओडिसी बोलते हैं, ओडिसी, पहले उड़ीसा बोलते थे, अब ओडिशा बोलते हैं। तो वो भी हुआ 2011 में हुआ था। 9वीं अनुसूची की बात करें, 9वीं अनुसूची में क्या है? भू सुधार और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित विषय, मतलब भूमि अधिग्रहण। इसको साधारण भाषा में कहूँ तो भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण का हिसाब किताब ये है कि अगर सरकार चाहे, इसे हम बोलेंगे राज्य, हम राज्य बोलते हैं सीधा सरकार को। अगर राज्य चाहे तो किसी भी व्यक्ति की जो जमीन, जो जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन है या जितनी भी जमीन है, उसे अधिग्रहित कर सकता है। ठीक, पहले ये नियम था कि इसे अगर अधिग्रहित कर लेते हैं, ये इसमें बहुत सारे विवाद हुए। अब मैं उन विवादों को बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि अधिग्रहण कर लिए, तो बहुत पहले अधिग्रहण कर लिया गया था, तो भूमि ये बनाना क्यों पड़ा था, मैं बता रहा हूँ कि इसको पहले हम लोग जान लेते हैं कि पहला संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक है, पहला संशोधन याद रखना, पहला 9वीं अनुसूची का जो है पहला संशोधन 1951 में किया गया था। अब इसमें बातें क्या थी, अब ये देखते हैं कि जब ये लाया गया तो भूमि को क्या किया? अधिग्रहण कर लिए। लेकिन हमारे संविधान में तो अनुच्छेद पहले 31 हुआ करता था। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था पहले, तो हर व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार है, तो वो हमारी संपत्ति है, वो आप कैसे ले सकते हैं? ये तो हमारे मूल अधिकारों का हनन है। ये विवाद हुआ। इस विवाद के कारण इस जो अधिग्रहण था इसमें काफ़ी सुधार किया गया। और उस समय ये था कि इसे आप न्यायिक समीक्षा में नहीं रख सकते, मतलब एक बार अधिग्रहण कर लिया, इसमें यही नियम है कि अगर भूमि को, किसी की भूमि को कब्जा कर ले सरकार, तो उस पर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। लेकिन बाद में ये हुआ, जब वो विवाद बढ़ा कि तो हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो फिर वो मूल अधिकार ही हटा दिया गया। आपको पता होगा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार अब नहीं है, अब वो कानूनी प्रक्रिया द्वारा बना दिया गया, तो कानूनी अधिकार हो गया कि आप रख सकते हैं, लेकिन ये मूल अधिकार आपका नहीं है, अब वो हटा दिया गया। तो इसमें यही संशोधन किया गया था, इसे जोड़ा गया पहला संशोधन 1951 में। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया है कि मूल अधिकार भी, जो भूमि सुधार अधिनियम है, ये भी न्यायिक समीक्षा के अंदर आता है। ठीक, ये बहुत लंबे चौड़े इसमें विवाद हैं। गोलकनाथ मामला, मिनर्वा मिल्स केस, ऐसे बहुत सारे इसमें केसेस हैं, वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आते हैं हम अगली 9वीं अनुसूची हो गई। अब आते हैं 10वीं अनुसूची। ये आयाराम और गयाराम बोलते हैं। एक्चुअल में गयाराम एक विधायक थे जो एक दिन में 3 बार पार्टी बदल लिए, शायद पंजाब की बात थी, मुझे हल्का सा याद आ रहा है। एक दिन में 3 बार पार्टी बदल लिए वो व्यक्ति, उनका नाम था गयाराम। तो इसीलिए ये नाम फेमस हो गया, नेताओं को बोलते हैं आयाराम गयाराम। तो उस आयाराम गयाराम को हटाने के लिए 10वीं अनुसूची दल बदल लेके आया गया कि कोई भी व्यक्ति दल नहीं बदल सकता। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, वो जब हम इसका विस्तार पढ़ेंगे तब हम इसका बताएंगे। तो दल को बदलने के लिए ऐसा नहीं कि अब देखिए कि कोई व्यक्ति है, खड़ा होता है चुनाव में, उसको जनता जिताती है, जनता उसको जिता करके वो सदन में ले गई और वो अपने स्वार्थ के लिए, कुछ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, आर्थिक इच्छा है, कुछ धन मिल जाए कहीं से, वो पार्टी बदल लिए।
ये तो जनता का हनन हो गया ना, उन्होंने तो आपको इस पार्टी को देख करके जिताया था और आपने तो पार्टी बदल ली, तो ये आया राम और गया राम हो गया। वो पैसे दिए तो उसके पास चला गया, अगला उससे ज़्यादा दिया तो उसके पास चल गया। तो इस प्रकार की जो सिस्टम है उसको बदलने के लिए लेकर आया गया था दल बदल, ठीक है, दल बदल। तो इसमें क्या है, संसद और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी निर्भरताओं के बारे में दिया है कि दल आप नहीं बदल सकते। कैसे, इसे कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। ये संशोधन याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची दल बदल, द से याद रखिए, पूरा दल दल हो गया है। अगला है 11वीं अनुसूची, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी, मतलब पंचायती राज व्यवस्था, ये जोड़ा गया है। इसमें कितने 29 विषय हैं, विषय याद रखें, ज्यादा विषय उसे दिए गए 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ही किया गया था। एक ही साल में बहुत सारे संविधान संशोधन अधिनियम कर देते हैं। उससे पहले भी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम भी आपने देखा था, तो वैसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को ही किया गया। इसे लाया गया 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। ये क्या है, शासन का विकेंद्रीकरण किया, ठीक है, विकेंद्रीकरण, इनको भी कुछ शक्तियां दी गई। अगला है 12वीं अनुसूची, नगर पालिका, जैसे पंचायत गांवों के लिए तो शहरों के लिए नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये भी वही सन, सेम सन 92 में ही लाया गया था। प्राधिकार, अब इसमें कितने हैं, कितने विषय हैं कि इसमें 98 क्या है विषय हैं, उन्हें जोड़ा गया है, ठीक। तब इस प्रकार से ये अनुसूचियां खत्म होती है पूरी। 12 अनुसूची पहले से लेकर के 12 तक हमने देखी। तो अब इसको साधारण से भाषा में बोलेंगे तो पहले देश के बारे में था, उसके बाद फिर देश के बारे में देखा, उसके बाद उसमें वेतन भत्ते देखे, फिर शपथ देख लिए, ठीक है, 3 हो गया। 4 में क्या है, जो राज्यसभा के सदस्य उसकी बात है। 5 में विशेष प्राधिकार जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो प्रावधान किए गए वो हैं। उसके बाद फिर असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान किसमें 6वीं में किया गया है। 7वीं में क्या गया, राज्य केंद्र शासन, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती सूची का जो विषय है उसे बंटवारा किया गया। 8वीं अनुसूची में हमने भाषाओं को देखा था। 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण के बारे में देखा था। 10वीं अनुसूची में दल बदल देखा। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को देखा और 12वीं में नगर पालिका को देखा। इस प्रकार से पूरे 10 अनुसूचियाँ हमारी 12 अनुसूचियाँ कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आते हैं संविधान के स्रोत, इनको लाया कहाँ से गया है, क्या है इंपॉर्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा संविधान है इसमें बहुत सारी चीज लाई गई। संविधान संशोधन अधिनियम 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 का, भारत शासन अधिनियम 1935 का, इसमें क्या क्या लाया गया। एक तो हमारे संघीय तंत्र, जो हमारा पूरा संघीय मतलब संघीय ओनली संघ होता है वो केंद्र के लिए होता है, लेकिन जहाँ संघीय शब्द जुड़ जाए वहाँ केंद्र और राज्यों के समन्वय की बात होती है। तो संघीय हो गया, केंद्र और राज्य, ये पूरा जो तंत्र अभी चलता है वो संघीय व्यवस्था। राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो अलग है और इससे अब ये पूरी चीजें मैं इसमें एक बारीकियां मैं भी बताऊंगा नीचे देख देख कर, ठीक है, कहाँ कहाँ पे रहता है। अगला इसमें न्यायपालिका, देखिए मैं इसलिए नीचे भी मैं यही चीजें बताने के लिए कर रहा था कि ये जो न्यायपालिका है ये लाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, इसका जो सिद्धांत है, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, न्यायपालिका किसी का भी पुनर्अवलोकन कर सकती है, फिर से अवलोकन कर सकती है, वो अमेरिका से लिया गया, लेकिन जो न्यायालय है वो 1935 से लिया गया है, ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर है, ये याद रखें। और इसमें लोक सेवा आयोग जोड़ा गया, आपातकालीन उपबंध, जो हमारे जो केंद्र सरकार जो राष्ट्रपति शासन लगा देती है, राष्ट्रपति जी के हाथों राष्ट्रपति शासन हो जाता है और आर्थिक आपात भी लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो आपातकालीन उपबंध में आता है। प्रशासनिक विवरण, जितने भी प्रशासन का सिस्टम चलता है वो सारा क्या है, हमारे 1935 से लिया गया है। उसके बाद आते हैं ब्रिटेन का संविधान, अगला है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान में देखेंगे, अब चूंकि ब्रिटेन के संविधान से चीज़ें क्यों लेनी पड़ी, हमारे देश में ब्रिटेन का ही शासन रहा है, तो ब्रिटेन के शासन होने की वजह से यहाँ पे जितने भी जो उच्च पद पर आसीन थे उन्होंने इस बात को समझा कि हमारा देश तो काफ़ी समय से ब्रिटेन के सिस्टम से चल रहा है, तो हम इसे बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, तो हमारे लिए
बजाय हम दूसरा संविधान लेके आए, इससे अपेक्षा है कि हम ब्रिटेन को ही अपना लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें उसे समझने में और संचालन करने में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए क्या किया गया, संसदीय शासन व्यवस्था जो हम देखते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये द्विसदन, ठीक, लोकसभा राज्यसभा, ये संसदीय शासन, ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक। विधि का शासन, विधि का शासन है, विधि जो हमारा नियम कानून होते हैं उसका शासन है। कोई एक व्यक्ति अपना अधिकार करके नहीं बैठ जाएगा, यहाँ पे नियम कानूनों का शासन है, उसकी बात कर रहा है। विधायी प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया मतलब जितने भी जो विधेयक बनते हैं, जितने भी चीज़ें रहती हैं, नियम कानून जो बनते हैं, उसकी जो प्रक्रिया है कि एक पहले यहाँ लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, ये सारी सिस्टम है वो यहीं से लिया गया, ब्रिटेन से। इसमें एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखना। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब यहाँ का नागरिक देश का नागरिक है, ना कि राज्य का नागरिक। अमेरिका में क्या होता है, वो उस देश का भी नागरिक है और राज्य का भी नागरिक है, ऐसे गिनती करते हैं। क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका में क्या होता है कि राज्य, जितने भी राज्य हैं उनके बीच क्या हो गया, एग्रीमेंट जैसा है कि हम अमेरिका में जुड़े हो। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है कि आप हमारे साथ हैं, कल को मन करेगा तो आप अलग हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एकल नागरिकता है। मंत्रिमंडल की प्रणाली जो भी सिस्टम है, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, जो भी विशेषाधिकार है, सारी चीज़ें जो है ब्रिटेन से ली गई। संसद से जुड़े हुई काफ़ी चीज़ें ब्रिटेन से आई है। अमेरिका से मूल अधिकार, ये आप याद रखें, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में बहुत ज़्यादा अंतर भी है और कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है। तो अमेरिका से क्या लिया गया, मूल अधिकार। मैंने भी न्यायपालिका को बता दिया कि 1935 से न्यायपालिका लिया, लेकिन न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है कि एकदम स्वतंत्र है कि किसी के दबाव में काम नहीं करेगी, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया। अब यहाँ पे देखें, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद की बात नहीं की गई है, उपराष्ट्रपति का पद। हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के जो महारानी राज शासन जो चलता है उससे कंपेयर कर सकते हैं कि ब्रिटेन की जो महारानी होती है वैसे हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, नाम मात्र का प्रमुख, ठीक है। तो ब्रिटेन की व्यवस्था से ही हमारा राष्ट्रपति का जो पद है वो ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से आया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब आप ऐसे इसको याद रखें, नौकरी एक जन को दी, उपराष्ट्रपति का पद मान लेते हैं नौकरी है, सेवाएं एक जन को दी और 3 लोगों को बर्खास्त कर दिया। वो लोग कौन थे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये भी मतलब उसको पद से निकालने की प्रक्रिया है, ठीक। तो ये एक जन को नौकरी दिए, 3 जन को निकाल दिए। ये काम कौन कर सकता है, सिर्फ अमेरिका कर सकता है, ऐसे याद रखें इसे। इसके बाद संविधान में अन्य जो विशेष हैं, वैसे हमारे देश में लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़कर उसमें से सभी में से कुछ कुछ जब निकालने की प्रक्रिया है, तो ये जो देश हैं इनसे विशेष रहा, इनकी बात अब करते हैं। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य में जितनी भी नीतियां बनेंगी उनके निर्देशक तत्व, सिद्धांत, ये मूल अधिकार से टकराव काफ़ी होता है, ठीक। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होगा, ये आयरलैंड से लिया गया। उपराष्ट्रपति का जो पद था वो अमेरिका से लिया गया था। आप कंपैरिजन करके पढ़ें तभी आपको याद होगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, अब राज्यसभा को जितने भी सदस्य उनका नामांकन भी आयरलैंड से होगा। अगला आता है कनाडा। कनाडा की बात करते हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। मैंने अभी आपको बताया था कि जब समवर्ती सूची की बात होती है तो जहां राज्य और केंद्र में जब विवाद हो तो वहां पे केंद्र का ही शासन लागू हो पाएगा। तो सशक्त केंद्र के साथ, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। केंद्र मजबूत है लेकिन वो राज्यों के साथ, किसी पर
यानी कि तानाशाही शासन हो जाएगा। हमारे देश का कितना सुंदर सा संविधान बनाया है कि एकदम बैलेंस है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अब एक ऐसी बात है, संघीय व्यवस्था, संघीय सूची, राज्य सूची, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात है। उनके अलावा कुछ ऐसी बात रहती है जो ना तो संघ के हैं, ना राज्य के, ना ही समवर्ती के हैं, कुछ नया लेके आए हैं सरकार, तो वो किसे रखेंगे? तो उसे बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति। तो ये अवशिष्ट शक्ति जो है वो केंद्र में रहेगी। ये लाया गया है कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ये कनाडा में भी चलता है, यहाँ भी है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब उच्चतम न्यायालय जो परामर्श, न्याय और निर्णय का जो काम करेगा वो कनाडा से, संविधान से लिया गया। न्याय से संबंधित याद रखें, न्यायालय किससे बना था? 1935 से, ठीक है। स्वतंत्रता मिली और पुनरावलोकन मिला अमेरिका के संविधान से। अब न्याय, जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, वो परामर्श देने का भी काम करेगा या लेगा और निर्णय करेगा, उसका कनाडा से लिया गया। तो छोटे छोटे बारीक से अंतर हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखें कि राज्य का भी है और केंद्र का भी है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार करने का काम जो है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। समागम मतलब आप सम्मेलन करते हैं, बैठते उठते हैं किसी के साथ, तो वो उस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब देखिए, संसद में जो द्विसदन था, लोकसभा और राज्यसभा, ये तो आप ब्रिटेन से लेके आ गए, लेकिन दोनों सदनों में एक संयुक्त बैठक होती है, वहाँ ब्रिटेन में नहीं होती, वो सिर्फ और ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो वहाँ से लेके आया, इसलिए हमारे यहाँ देश में संयुक्त बैठक भी है। जब के जो लोकसभा और राज्यसभा में विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में कौन बैठता है? दोनों का संयुक्त बैठक, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से लाया गया आपात के समय मूल अधिकारों का स्थगन। मूल अधिकारों का स्थगन आप किसी प्रकार से नहीं कर सकते, लेकिन आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकार को भी स्थगित किया जा सकता है। आप इसे याद रखना, यही प्रश्न बनता है कि आपातकाल को स्थगित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, वो क्या स्थिति हो सकती है। तो जो भी आपको आपातकालीन वाली स्थिति रखेगी उसमें स्थगित कर सकते हैं। अगली बात आती है पूर्व सोवियत संघ, रूस की बात आती है। मूल कर्तव्य। अब देखिए, मूल अधिकार अलग था अमेरिका वाला, और जो कर्तव्य है वो एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसा मान के चलिए, अमेरिका और रूस जो है वो एक दूसरे के विरोधी रहते हैं। तो उनका मूल कर्तव्य किसी का है और मूल अधिकार, तो मूल कर्तव्य किसका है? रूस का, पूर्व सोवियत संघ। और प्रस्तावना में, अब मैंने जो प्रस्तावना बताई थी उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की थी। जो इसका आदर्श है, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर, मतलब पूर्व सोवियत संघ, रशिया, उससे लिया गया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्श, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो आदर्श है वो फ्रांस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, इसको कुछ जल्दी समझ नहीं आया, इसलिए इसको संशोधन करना पड़ा, ऐसा याद रख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका, उसमें संशोधन की प्रक्रिया, राज्य के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आयरलैंड का क्या था? आयरलैंड में नामांकन था, यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है। दोनों में बारीक अंतर है, वो देखिए। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि द्वारा स्थापित जो भी प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से ली गई है। तो इसे इस प्रकार से हमारी अनुसूचियाँ और जो इसके स्रोत हैं पूरे संविधान के, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके साथ आगे ये हमारा डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई का टेलीग्राम चैनल, इस चैनल से जुड़िए। इसमें करंट अफेयर और ये पीडीएफ वगैरह हम अपडेट कर देते हैं। इसके जो पीडीएफ हैं अभी वीडियो के तुरंत बाद नहीं मिलते, इसमें हम एक दिन या 2 दिन का इसमें समय लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो रहता है उसको भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो तो पूरी समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।